आधुनिक विश्व के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी की क्रांति के अध्ययन में क्रांति किस प्रकार से विभिन्न चरणों में होती हुई आगे बढ़ी, उन्हीं में से द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने फ्रांस की क्रांति का प्रथम चरण पढ़ा था और ये जाना था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय महासभा ने अपने आप को एक संविधान निर्मात्री सभा में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया गया। और इस नए संविधान के अनुसार जो आगे गतिविधियां होनी थी उसको हम द्वितीय चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। पीछे हमने अध्ययन किया था कि राष्ट्रीय सभा ने देश के लिए एक नया संविधान बनाने की शपथ ली थी और उसके परिणाम स्वरूप 1791 ईस्वी में उन्होंने एक नया संविधान फ्रांस के लिए बनाया, जिसमें एक विधान निर्मात्री सभा या विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, उसका प्रावधान रखा गया। हालांकि राजा को भी बनाए रखा गया और संविधान का जो रूप था वो राजतंत्रात्मक ही बनाए रखा गया, परंतु राजा के अधिकारों में बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई थी। वो ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता था, ना संधि कर सकता था और ना ही जो राजकीय कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति वो कर सकता था। एक सारे के सारे जो पावर्स विधान निर्मात्री सभा को सौंप दिए गए थे। तो इस प्रकार नए संविधान के अनुसार 1 अक्टूबर 1791 को विधानसभा, जिसे हम व्यवस्थापिका सभा भी कह सकते हैं, उसके चुनाव हुए और इस व्यवस्थापिका सभा में कुल 745 स्थान रखे गए थे। इनका निर्वाचन किया गया और निर्वाचन के बाद में 1 अक्टूबर 1791 में इस विधान निर्मात्री सभा की पहली मीटिंग आहूत की गई। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि इसके जितने भी सदस्य थे, अर्थात 745 के 745 सदस्य नए और अनुभवहीन थे, क्योंकि राष्ट्रीय महासभा ने भंग होने से पूर्व एक प्रस्ताव पारित कर दिया था स्वेच्छा से कि महासभा का कोई भी सदस्य विधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं बनेगा या लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं बनेगा। और इसलिए सारे जो सदस्य चुनकर आए वो एकदम से नए थे और इस कारण से जिन लोगों ने फ्रांस को क्रांति के रास्ते पर डाला था प्रथम चरण में, उनमें से किसी के भी अनुभव का लाभ फ्रांस के लोगों को यहाँ पर नहीं मिला। नए संविधान के अनुसार निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा में 3 वर्ग प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए। इनमें से पहला था कार्डेलियर क्लब। कार्डेलियर एक गली में स्थित था जिसका नाम कार्डेलियर था, इसीलिए उसके नाम पर ही इस क्लब का नाम कार्डेलियर क्लब प्रसिद्ध हो गया। और यह एक प्रकार से पेरिस आधारित एक उग्र सुधारवादी संगठन था जो मुख्य रूप से पेरिस के मजदूरों में ज़्यादा प्रसिद्ध था। पेरिस से बाहर इस क्लब के या इस वर्ग के कोई विशेष योगदान नहीं था। इस वर्ग के बहुत से सदस्य थे जिनमें से क्रांतिकारी भी बहुत सारे थे, जिनमें मारा, दांतो, हेबर्ट और कैमिल देमोले नामक व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राज परिवार द्वारा जो वेरेनिस की ओर पलायन एक बार करने का प्रयास उसने किया था, उससे इस क्लब ने ये निश्चित कर लिया कि अब फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। दूसरा जो प्रसिद्ध क्लब था वह था जैकोबिन्स। ये पेरिस के जैकब गिरजाघर में मिलने वाले लोगों का एक संगठन था और इस जैकब गिरजाघर के नाम पर वहाँ मिलने वाले इकट्ठा होने वाले लोग जैकोबिन्स कहलाए। ये लोग अत्यंत उग्रवादी थे और ये लोग मोटे तौर पर
उग्र सुधारवादी होने के साथ साथ शुरुआती रुख इनका जो था वो नरम था, बाद में जाकर धीरे धीरे इनका रुख बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी और उग्रवादी बनता गया। फ्रांस के विभिन्न नगरों और प्रांतों में जैकोबिन सदस्यों की जो क्लब की शाखाएँ थी वो लगभग 200 के आसपास थी, और एक प्रकार से यह एक निजी संगठन था, परंतु आगे जाकर ये फ्रांस की विधान निर्मात्री सभा का प्रतिद्वंदी संगठन बन गया था। ये लोग यथार्थवादी थे, पेरिस पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था, और इसके प्रमुख नेताओं में रॉबेस्पियर बहुत ही उल्लेखनीय था। तीसरा जो वर्ग था उसका नाम था जिरोंदिस्ट। ये लोग जो थे वो अधिकतर इसके सदस्य थे वो फ्रांस के जिरोंद नामक प्रांत से चुने गए थे, और जिरोंद नामक प्रांत से चुने जाने के कारण ये लोग जिरोंदिस्ट कहलाते थे। जिरोंदिस्ट लोग थे वो गणतंत्रवादी थे, यानी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, और इनका जो गणतंत्रवाद था वो यूनान और रोम के क्लासिकल आदर्श से प्रेरित था। इनके प्रमुख नेताओं में ब्रिसो, बर्निया, कॉन्डेरोस तथा मादाम रोला उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा जो विधान निर्मात्री सभा में कुछ एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें हम संविधानवादी कह सकते हैं, और इन्हें मोटे रूप में फ्यूलेंट्स कहा जाता था। तो जो संविधान के समर्थक लोग थे उन लोगों को फ्यूलेंट्स नाम से पुकारा जाता था। तो एक तरफ तो फ्रांस राजनीतिक स्तर पर एक नए व्यवस्था के गठन में लगा हुआ था, और उसी गठन के अनुसार विधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया गया था। दूसरी तरफ फ्रांस में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, और ख़ासकर जब पेरिस की महिलाओं के द्वारा वर्साई की तरफ प्रस्थान करके वहाँ से राजमहल पर धावा बोलकर राजा रानी को एक प्रकार से कैदी बनाकर पेरिस लाया गया था, और पेरिस में भी वह राजा और उसका परिवार एक प्रकार से पेरिस की जनता का कैदी बनकर रह रहा था पिलनीज के महल में। तो ये घटनाक्रम अन्य देशों के लोग भी देख रहे, अन्य देशों के राजा भी देख रहे थे, और उस समय यूरोप के अधिकतर देशों में राजतंत्र व्यवस्था प्रचलन में थी, और लुई 16 के भी बहुत सारे लुई 16 के भी कुछ अन्य राजाओं के साथ जो उनके संबंध थे, इसमें खासकर ऑस्ट्रिया के साथ संबंध थे उनके लुई 16 के राज परिवार के। वह जो था उसका राजा था जो वो मेरी अंताइनेत का भाई था, और इसलिए वो भी चिंतित थे कि जो कुछ लुई 16 तो मेरी अंताइनेत और राज परिवार के साथ हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी उनके भी दिमाग में कुछ सहायता करने का फ्रांस के राज परिवार को विचार चल रहा था। और 20 अगस्त 1791 में प्रशा के फ्रेडरिक और ऑस्ट्रिया के लियोपोल्ड सेकंड ने मिलकर पिलनीज नामक स्थान पर ये घोषणा की कि अगर यूरोप के अन्य राजा भी उनका साथ दें तो वो फ्रांस के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और ये घटना चूँकि पिलनीज में की गई थी, इसलिए इसे पिलनीज की घोषणा कहा जाता है। और इस पिलनीज में घोषणा का फ्रांस की जनता के ऊपर राज परिवार के प्रति नकारात्मक असर पड़ा, और इस घोषणा के बाद में फ्रांस के खिलाफ प्रशा और ऑस्ट्रिया ने एक संगठन बनाया, और उन्होंने मिलकर फ्रांस के खिलाफ एक संघर्ष की घोषणा, युद्ध की घोषणा कर दी। 20 अप्रैल 1792 में एक युद्ध हुआ जो वामी का युद्ध कहलाता है, और इस युद्ध में 20 सितंबर 1792 में ये हुआ था। फ्रांस ने इस आक्रमण को रोक दिया, और इससे फ्रांस की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। दूसरी तरफ इस प्रकार की अफवाहें फैला दी गई कि फ्रांस की जो सैन्य गतिविधियां हैं उनकी गुप्त जानकारियां राज परिवार के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रशा के जो सेनाधिकारियों को दी जा रही हैं, और इससे उनमें एक प्रकार से राजा के प्रति देश विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई।
इसी बीच जो एक और महत्वपूर्ण घोषणा ब्रुंसविक के ड्यूक ने की, उसने 25 जुलाई 1792 ईस्वी में एक घोषणा की जो ब्रुंसविक के ड्यूक की घोषणा कहलाती है। और इसके अनुसार उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस की जनता ने राजा और रानी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पेरिस को जला दिया जाएगा। इससे जो कुछ शक फ्रांस की जनता में राज परिवार के प्रति था, राज परिवार को वो लोग देशविद्रोही मानते थे, वो शक और ज़्यादा बलवती हो गया। और इसी समय राज परिवार ने एक और मूर्खतापूर्ण कार्य किया, क्योंकि इसमें राज परिवार के अंदर भी, उसके मन में भी बहुत उथल पुथल मच रही थी। वो भी अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे। खासकर मेरी अंतैनेत लगातार लुईस 16 पर यह दबाव डाल रही थी कि वो किसी न किसी प्रकार से इस देश से भाग जाएं और भागकर ऑस्ट्रिया वगैरह में शरण लें, जो कि वहाँ पर उनके हितैषी लोग बैठे हुए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप लुईस 16 मेरी अंतैनेत के बातों में आ गया और उन्होंने एक दिन अचानक रात में वेश बदल कर पिलनिज के महल से वो निकल गए। और कहा जाता है कि जैसे ही वो फ्रांस की सीमा क्रॉस करने ही वाले थे कि उसी समय वो एक सैनिक के द्वारा पहचाने गए और उनको पकड़ लिया गया और पकड़कर वापस उनको पेरिस लाया गया। और इस घटना के बाद में जो पेरिस की जनता और फ्रांस की जनता के मन में राज परिवार के प्रति जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी, वो सहानुभूति भी समाप्त हो गई और अब उन्होंने फ्रांस के इस राज परिवार को देशद्रोही मानना शुरू कर दिया। फ्रांस की जनता ने क्रुद्ध होकर जो टुलरीज का राजमहल था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप राजा और रानी को भागकर विधान निर्मात्री सभा में शरण लेनी पड़ी। और कहा जाता है कि उस विधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में उन्हें शरण दी गई और लगभग अगले 30 घंटे वो वहीं पर रहे। क्रुद्ध भीड़ ने टुलरीज के राजमहल को नष्ट कर दिया पूरी तरह से और बहुत सारे सुरक्षा अधिकारियों को मार डाला गया। अब विधान निर्मात्री सभा में जैकोबिन और जिरोनिस्ट गुटों के सदस्यों ने ये मान लिया कि राजा ने एक प्रकार से देश विद्रोह किया है और इसलिए उसे उसके पद से हटा दिया जाए और राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग गणतंत्र की स्थापना के समर्थक थे और उन्हें अवसर मिल गया इस प्रकार का। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया और उस प्रस्ताव के द्वारा राजा को उसके पद से हटा दिया गया और फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चूँकि 1791 में जो संविधान बनाया गया था उसका रूप राजतंत्रात्मक था और उसका प्रमुख जो था वो राजा ही था और इस प्रस्ताव के द्वारा उस राजा को हटा दिया गया। इस कारण से ये संविधान एक प्रकार से अप्रासंगिक हो गया था। इसलिए विधान निर्मात्री सभा ने स्वयं को भंग कर दिया और एक राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका चुनाव कराया जाएगा और ये सम्मेलन फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगा जिसका रूप गणतंत्रात्मक होगा। और इस सम्मेलन में जो मत लोग खड़े होंगे नेशनल कन्वेंशन के लिए, राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जो सदस्य खड़े होंगे उनमें मत देने का अधिकार फ्रांस के सभी लोगों को दिया गया। और इस प्रकार से विधान निर्मात्री सभा ने अपने को भंग कर लिया और एक नई संस्था का आविर्भाव हुआ जिसे हम राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन 20 सितंबर 1792 से लेकर 26 अक्टूबर 1795 तक रहा और ये एक प्रकार से क्रांति के समय की फ्रांस की तीसरी सभा थी। पहले हमें पता है कि राष्ट्रीय महासभा थी, उसके बाद में विधान निर्मात्री सभा हुई और एक प्रकार से तीसरी जो सभा थी वो राष्ट्रीय सम्मेलन थी। और इस सम्मेलन का मुख्य दायित्व फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण करना था जो गणतंत्रात्मक होना था। इसके लिए चुनाव हुए, चुनाव में लगभग 200 सदस्य जिरोनिस्ट थे, 100 सदस्य जो थे वो जैकोबिन्स थे और 482 सदस्य ऐसे थे जो प्लेन थे। इस प्रकार कुल 782 सदस्यों में से
सदस्यों का चुनाव हुआ था। और इन चुनाव में अगर हम देखें तो बहुमत उन सदस्यों का था जो कि प्लेन थे या सपाट जिन्हें कहा गया था, परंतु इन लोगों की कोई निश्चित मान्यताएं नहीं थी और वे समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी भी तरफ मतदान करते रहते थे, इसलिए उनका कोई ज़्यादा महत्व इस सम्मेलन में नहीं रह गया था। इस सम्मेलन ने सबसे पहले पहला दिन है जो पारित किया वह ये था कि फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की जाती है। और ये जो था अधिनियम 21 सितंबर 1792 में पारित किया गया, अर्थात 21 सितंबर 1792 में फ्रांस से राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त कर दी गई और 22 सितंबर यानी अगले ही दिन 22 सितंबर 1792 से फ्रांस में गणतंत्र की शुरुआत हुई। और इसलिए 22 सितंबर 1792 से फ्रांस में गणतंत्र के प्रथम वर्ष की गणना का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। तो प्रथम प्रस्ताव के द्वारा गणतंत्र राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब नेशनल कन्वेंशन के सामने एक बड़ी बात यह भी थी कि लुई 16 का क्या किया जाए, क्योंकि नए संविधान में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी, उसमें राजा का कोई रोल नहीं था। इसलिए नेशनल कन्वेंशन के लोगों ने ये माना कि अब राजा की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने लुई 16 पर फ्रांस के शत्रुओं से मिलीभगत होने का गंभीर आरोप लगाया और दिसंबर 1792 में उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे में सर्वसम्मति से उसको देशविद्रोह का दोषी पाया गया और बहुमत के द्वारा उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और उस सज़ा का पालन करते हुए 21 जनवरी 1793 ईस्वी को पेरिस के एक सार्वजनिक चौराहे पर लुई 16 को गिलोटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन एक प्रकार का यंत्र था जिसमें व्यक्ति का जो गर्दन है वो गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है, एक प्रकार से कर्तन यंत्र था गिलोटिन। तो कई बार पूछा जाता है कि गिलोटिन क्या था, तो इसमें किसी प्रकार का कष्ट मरने वाले को ज़्यादा नहीं होता क्योंकि अचानक से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है और इस प्रकार उसे लुई 16 को अपनी करनी का फल मिला और क्रांति की प्रथम भेंट राज परिवार की ओर से लुई 16 की हुई। अब एक तरफ तो लुई 16 को मौत की घाट उतार देने से जो अन्य यूरोपीय देश थे वो देश बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुए। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक और घोषणा की और उन्होंने घोषणा क्या की कि ये घोषणा की कि राष्ट्रीय सम्मेलन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो समस्त यूरोप में स्वतंत्र एवं सुधार की भावना का प्रसार करे और वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त करके गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करे। चूँकि उस समय यूरोप के लगभग सभी देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इसलिए वो इस राष्ट्रीय सम्मेलन की इस घोषणा से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, भयभीत हुए और उनको लगा कि अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया फ्रांस के खिलाफ तो धीरे धीरे उनके देशों में भी राजतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और वहाँ पर भी गणतंत्र की स्थापना की मांग प्रबल होने लग जाएगी। और इसलिए इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, नेपल्स, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर फ्रांस के खिलाफ प्रथम संयुक्त मोर्चा खोला, एक संयुक्त मोर्चा खोला जिसे प्रथम संयुक्त मोर्चा कहा जाता है। और इसका मुकाबला करने के लिए फ्रांस की ओर से कार्नो को उसका नेतृत्व दिया गया और कार्नो को ये भी कहा गया कि आप ऑर्गेनाइजर ऑफ द डिफेंस हैं, यानी रक्षा के एक प्रबंधक हैं और आप इसकी रक्षा करें। कार्नो ने बड़ी कुशलता के साथ इस संयुक्त मोर्चे का सामना किया और कई जगह पर इसने फ्रांस को सफलता दिलाई। 1794 और 1795 में फ्रांस की सेनाओं ने एक के बाद एक विजय प्राप्त की और इससे संयुक्त जो गठबंधन था वो गठबंधन विखंडन की कगार पर आ गया। और चूँकि उस कारणों ने संयुक्त मोर्चे को विखंडित कर दिया था इसलिए उसे ऑर्गेनाइजर ऑफ डिफेंस के स्थान पर ऑर्गेनाइजर ऑफ विक्ट्री कहा गया। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे के ऊपर फ्रांस ने जो उनके खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया था उसको काफ़ी हद तक
उस पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो उसने काबू प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की फ्रांस ने, परंतु उसके अंदर भी राजनीतिक स्तर पर भी सत्ता प्राप्ति के लिए जीरोनिस्टों और जैकोबिन्स में संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में जैकोबिन्स ने पेरिस की कम्यून की सहायता से एक हिंसक विद्रोह किया गया, जिसमें जो जीरोनिस्टों के जो सदस्य थे उन सदस्यों को एक प्रकार से रास्ते से हटाया गया। 31 मई से 2 जून 1793 के मध्य जीरोनिस्टों के खिलाफ हिंसात्मक विद्रोह किया गया। कहा जाता है कि इस विद्रोह में 60 तोपों के साथ 80,000 व्यक्ति शामिल थे और इसका नेतृत्व जैकोबिन नेता मारा ने किया, जो एक नेशनल कन्वेंशन का मेंबर भी था। और इसने इस जो नेशनल कन्वेंशन की जो सभा थी उस सभा स्थल को घेर लिया और 29 जीरोनिस्टों को गिरफ्तारी के आदेश जारी करके एक प्रकार से नेशनल कन्वेंशन के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और फिर एक अधिकार स्थापित करने के बाद में 1793 में इस सम्मेलन के माध्यम से, नेशनल सम्मेलन के माध्यम से फ्रांस की सर्वोच्च जो कार्यकारी शक्ति थी, यानी जो भी प्रभावशाली शक्ति थी, उसे एक नागरिक सुरक्षा समिति, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को सौंप दी गई, जिसमें शुरू में तो 9 सदस्य थे, बाद में इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई थी। और इस समिति में प्रमुख रूप से जैकोबिन नेताओं का प्रभाव था, जिसमें दांतो, रोब्सपियर, सेंट जस्ट और कार्नोट को रखा गया था। और शीघ्र ही इस समिति ने सारे प्रशासनिक और सारे अधिकार अपने हाथ में समेट लिए और इस प्रकार से जैकोबिन्स ने निर्णायक रूप से फ्रांस की सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। जैकोबिन्स ने सत्ता पर अधिकार स्थापित करने के बाद में चूँकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के खिलाफ गठबंधन की स्थितियां बन रही थी, इसलिए उन्होंने एक प्रकार से आंतरिक स्तर पर सत्ता को चुनौती देने वाली सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एक आतंकी राज की स्थापना की। और उसके लिए उसने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें बुरी तरह से अधिनायकवादी और स्थिति स्थापित की, जिसमें जो उनके विचार के नहीं मानता था उन्हें बुरी तरह से रास्ते से हटाया गया। और इस पूरे शासन, पूरी व्यवस्था के काल को आतंक का राज कहा जाता है, जो जून 93 से जुलाई 94 तक के लिए के समय चला। इसमें नागरिक सुरक्षा समिति की सहायता के लिए 2 और समितियां स्थापित की गई, जिनमें सामान्य सुरक्षा समिति और क्रांतिकारी न्यायालय प्रमुख था। अर्थात आतंक के राज में 3 संस्थाएं स्थापित हुई। प्रथम नागरिक सुरक्षा समिति, जिसके पास सारे अधिकार थे, दूसरा सामान्य सुरक्षा समिति और तीसरी क्रांतिकारी न्यायालय। और इसमें जैकोबिन्स ने राजतंत्रवादियों, जीरोनिस्टों और प्रजातंत्र के जितने भी विरोधी थे या विरोधी होने के संदेह के आधार पर मौत की घाट उतार दिया। और कहा जाता है कि लगभग 16,500 लोगों की को मौत की घाट उतारा गया। इनमें मेरी अंतैनेत, मादाम रोला आदि लोग भी शामिल थे। मेरी अंतैनेत को 16 अक्टूबर 1793 में मौत की घाट उतार दिया गया था। और इस प्रकार एक आतंक के राज की स्थापना जीरोनिस्टों के शासन के काल में की। तो कई बार ये पूछा जाता है कि आतंक का राज क्या था, तो हम किस प्रकार से उसको ठीक करें। तो इस आतंक के राज को हमें समझ लेना चाहिए। जब विदेशी मोर्चे तथा आंतरिक व्यवस्था स्थापना में सफलता मिल गई, तो दांतो जो जैकोबिन का एक प्रमुख नेता था, उस जैसे नेताओं ने कहा कि भाई आतंक के राज को समाप्त कर देना चाहिए। परंतु जो रॉब्सपियर था, जिसका बोल बड़ा ज़्यादा था, वो अभी भी आतंक के राज की पक्ष में था और उस कारण से दोनों में मतभेद हो गया। और दांतो को भी रॉब्सपियर ने 28 जुलाई 1794 ईस्वी को गिलोटिन के ऊपर चढ़ा दिया। कहा जाता है कि जब दांतो को गिलोटिन पर चढ़ाया जा रहा था, तब दांतो रॉब्सपियर की तरफ इशारा कर रहा था कि अब मेरे बाद में अगला नंबर तेरा आने वाला है। और इस प्रकार से एक प्रमुख जैकोबिन नेता दांते का भी पतन हुआ। दांतो के पतन के बाद लगभग 4 महीने तक रॉब्सपियर फ्रांस का सुप्रीम बना रहा। और उसके बाद एक दूसरे वर्ग ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए
रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। और इस प्रकार माफ़ कीजिएगा, 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो इस प्रकार जो रिएक्शन दांतों ने दिया था वो पूरा हुआ और इसके साथ ही आतंक के राज भी समाप्त हो गया। इस घटना को, आतंक के राज की समाप्ति की घटना को फ्रांस में थर्मोड्रियन क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुधा ये पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय आतंक के राज ने क्या कार्य किए। तो मोटे तौर पर संक्षेप में समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय आतंक राज के समय क्या कार्य हुए थे। पहला तो ये था कि फ्रांस की जो राष्ट्रीय भाषा थी वो फ्रांसीसी घोषित की गई। सभी कानून समाप्त कर दिए गए और एक विधि संहिता की स्थापना की गई। तोल माप का मैट्रिक सिस्टम लागू किया गया। फ्रांस में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई और लॉ ऑफ मैक्सिमम के द्वारा फ्रांस की सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई। सभी विशिष्टता धारक वर्ग समाप्त कर दिए गए। धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और रिलीजन ऑफ रीजन यानी तर्क आधारित रिलीजन का को स्वीकार किया गया। इस समय बाहरी शत्रुओं को परास्त करके देश की रक्षा की गई और नेशनल कन्वेंशन का जो प्रमुख कार्य था वो कार्य था एक देश के लिए नया संविधान बनाना, और उसने एक नया संविधान भी बनाया जो 1795 में लागू हुआ, जो गणतंत्र के तीसरे वर्ष का संविधान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दूसरे चरण में जो कार्यवाही हुई उसका अध्ययन हमने किया। तो गणतंत्र के तीसरे वर्ष के संविधान में 2 सदन रखे गए थे, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन में 5 सदस्य थे और उच्च सदन में, जिसे पुरातनों की सभा भी कहा जाता, 250 सदस्य थे। और इस प्रकार से एक जो पावर दिए गए वो एक कार्यकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए, निदेशक मंडल को दिए गए, जो विधायकों द्वारा चुनाव किए जाते थे। और इस प्रकार 26 अक्टूबर 95 को नेशनल कन्वेंशन भंग हो गया और डायरेक्टरी की शुरुआत हुई, जो हमारे तीसरे चरण के अंतर्गत आती है। आशा है आप फ्रांसीसी क्रांति का द्वितीय चरण समझने में सफल रहे होंगे। धन्यवाद।